हेलो मेरे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बड़े और आगे बढ़िया रहना। तो गाइस, स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो चलिए यार, बिना किसी देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर यार आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जरूर यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना, कमेंट हो तो भी कर देना। तो चलो यार गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था, सी हाउ अब फाइनली फेंग सिंतियान पे अटैक कर देता है अपने सिक्स दावर इनकारनेशन हेवनली आर्ट से। और उस कारण फेंग शिनतियान की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो अब फाइट ना करते हुए उस मेडिसिन को लेने भागता है। पर पीछे से शिहाओ उसे रोकते हुए अपना एक अटैक फिर से करता है। अब आगे शिहाओ इस बार भी अपने सिक्स टॉल इनकारनेशन हेवनली आर्ट को यूज करता है। इस बार वो अपने सिक्स टेक्निक को एक के ऊपर एक मिक्स कर एक साथ यूज करता है। वॉइड से मारो या लाइटनिंग, फायर, विंड, काफ़ी भयंकर लेवल के अटैक जो थी वो फेंग तियान के पास जाती है। और उस अटैक से फेंग तियान क्या इवन याओजे और स्वानकुन भी शॉक और फिशलेस हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए सियाओ की पावर सच में काफ़ी टेरिफाइंग थी, उनसे भी ज़्यादा। वहीं फेंग तियान यार मानो भर बाल्टी खून की उल्टी करता हो और वो मतलब खून की उल्टी करते हुए नीचे एबिस में जा टकराता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वही शिया उसे बोलता है, तुम आज बच के नहीं जा सकते। पर फेंग शिनतियान गुस्से में बोलता है, तुम खुद को समझते क्या हो, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। बस तुम सब ने मिलकर मुझे अटैक किया, वरना 1 वर्सेस 1 में तो मैं तुम सब या फिर तीनों को हरा सकता हूँ। तुम लोगों की उतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं जो मुझे अकेले हरा सको। वही प्रिंसेस याओये शिहाओ के सिक्स डाउन इनकारनेशन टेक्निक को पहचान लेती है, क्योंकि यार वो भी एक एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करती थी। उसके पास भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और वो भी यार सिक्स डाउन इनकारनेशन टेक्निक को देख काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ये इनहेरिटेंस बहुत सालों पहले लॉस्ट हो चुकी थी, पर ये कितनी ज़्यादा फॉर्मिडेबल थी। वहीं इधर फेंग शिनतियान अब अपने हेवनली आर्ट को यूज करता है। और अभी के लिए वो ब्लैक डीव केव और उसकी डार्कनेस ऑरा थी मानो एक दूसरे से मैच कर रही हो, क्योंकि जो फेंग शिनतियान था अपने डार्कनेस ऑरा से नीचे जो पूरा अंडरग्राउंड केव था उसको कवर कर चुका था और नीचे सांप से कुछ दिख नहीं रहा होता। पर सुझाव बोलता है, तुम भी खुद को ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और सुझाव भी अपना अटैक के साथ नीचे उस डार्कनेस एरिया में एंटर करता है, कहो तो फेंग शिनतियान के डार्कनेस रीजन में। वहीं फेंग शिनतियान एक काफ़ी बड़ा हैंड अटैक करता है जो कि डार्कनेस ऑरा को एब्जॉर्ब कर शियो की तरफ आगे बढ़ता है। पर शियो तभी अपने लाइटनिंग अटैक को यूज करता है और जो उसकी यांग पावर होती है वो इस टाइप के डार्कनेस और कोल्ड टाइप यून एनर्जी के लिए बेस्ट काउंटर था। तब शियो को जो हाथ था वहाँ एकदम से लार्ज ब्लैक हैंड दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। पर शियो भी अपना एक फिश अटैक उस पर अटैक पे करता है और जो उसकी फिस्ट अटैक होती है उसमें यांग थंडर्स पावर मिक्स होती है। दोनों की यार जो हैंड और फिस्ट थी कोलाइड करती है और नीचे की जो आसपास की रीजन थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर उस केप को कुछ नहीं होता, पर उनकी कोलिजन से काफ़ी ज़्यादा भयंकर पावरफुल जो शॉकवेव थी प्रोड्यूस होती है। वहीं इधर फेंग शिनतियान शिहोक के अटैक के कारण कुछ स्टेप पीछे हट जाता है और उसका हाथ भी थोड़ा सा मतलब सुन पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आती कि यार सामने वाला बंदा आया कहाँ से है और वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, खासकर उसकी फिजिकल बॉडी। क्योंकि फेंग शिनतियान बचपन से ही न जाने कई सारे हेवनली ट्रेजर्स और मेडिसिन को यूज कर अपने फिजिकल बॉडी को रिफाइन किया था और उसके जनरेशन में आज तक उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला था जो कि उसको फिजिकल पावर में टक्कर दे सके या कम्पीट कर सके। पर सियो से भिड़ने के बाद उसे साफ पता चल रहा था और साफ पता चल चुका था कि सामने वाला ओपोनेंट भी काफ़ी पावरफुल है, खासकर उसकी भी फिजिकल बॉडी। पर फेंग शिनतियान फिर से अपने डार्कनेस डोमेन का फ़ायदा उठाते हुए डार्कनेस में छिप कर फिर से एक डार्क डेमन फिस्ट अटैक करता है। पर तभी सियो भी इसे सेंस कर अपना फिस्ट अटैक करता है। दोनों के अटैक फिर से कोलाइड करती है और एक मेटल कोलिजन की साउंड आती है और आसपास के एरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वही फेंग शिनतियान और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी फिजिकल पावर भी सामने वाला बंदा था वो इक्वली फेस कर रहा था। फेंग शिनतियान समझ नहीं पाता कि यार ये बंदा आखिर आया कहाँ से, और खासकर वो इसे अभी भी नहीं मार पा रहा है, जबकि उसने ऑलरेडी फिनिक्स ब्लड पूल में खुद को बॉडी को रिफाइन कर लिया था और वहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से होकर गुजरा था। फिर भी सामने वाला बंदा भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल फेंग शिनतियान से कम नहीं है। इधर शिहो भी अब बैटल इंटेंट से भर जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे से मतलब यार काफ़ी फिजिकल मतलब एक तरह से बोलूँ तो एकदम देह मुक्का दे लात वाली जो फाइट होती है वो करना स्टार्ट करते हैं। दोनों की जो अटैक होती है लगातार टकराने पर मेटल कोलिजन की साउंड आती है। वहीं इस बीच प्रिंसेस यावे भी पीछे से आकर अपना एक पावरफुल अटैक फेंग शिनतियान पे लॉन्च करती है। स्वानकुन भी सीरियसली इंजर्ड था, बट स्टिल यार वो फेंग शिनतियान पे अटैक करता है।
वहीं फेंग शिनतियान खून की उल्टी करते हुए काफ़ी पीछे जा गिरता है। उसे तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यार यहाँ पे सबको मतलब मारने वो आया था, पर उल्टा अब उसकी जान मुसीबत में आ गई थी। और सब जो था वो शिहाओ के कारण ही हुआ था, जो उसके आते चेंज हो गया। वहीं उनके फाइट के कारण इतनी ज़्यादा पावरफुल शॉकवेव जो थी वो रिलीज होती है, और उनके कोलिजन को देख जो आसपास के बहुत से सारे डिसाइपल होते हैं वो भी अब इस प्लेस पे यहाँ आने लग जाते हैं। वहीं कुछ डिसाइपल को अभी जस्ट मतलब यहाँ पे आए ही होते हैं। वो यार ये शिहाओ को देख मतलब हैरान और शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी ने भी आज तक जो था वो शिहाओ को नहीं देखा था। और ये बंदे एक्चुअली में यार मतलब बोल जो डिसाइपल था वो मतलब शिजाओ को देख बोलता है कि यार ये बंदा एक्चुअली में फेंग शिनतियान को इतना इंजर कर सकता है, कौन है ये बंदा? ऐसा सवाल बहुत से डिसाइपल के मन में था। तभी फेंग शिनतियान अब नीचे अंडरग्राउंड केव की तरफ भागता है और वहाँ इंटर करते हैं। जो यहाँ की सीनरी होती है वो एकदम से चेंज हो जाती है क्योंकि बाहर जो इमोर्टल बैटल फील्ड थी वहाँ पे यार एक भी पेड़ पौधा नहीं होता, चारों तरफ बस डेथली एनर्जी और चट्टानें थी। पर यहाँ पर मानो एक अलग ही स्मॉल वर्ल्ड हो जो कि बाहर के प्लेस से एकदम से अलग हो। ये खुद में एक स्मॉल वर्ल्ड होता है जो कि आउटर रीजन से बिल्कुल सेपरेटेड था। वहीं यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं लगा होता है, जिसके कारण यार जो शिहाओ, प्रिंसेस याओ ये सब जो थे वो इजीली मतलब उस अंडरग्राउंड केव में एंटर कर जाते हैं। पर तभी यहाँ पे फेंग शिनतियान शिहाओ को देख बोलता है, यू बास्टर्ड, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मेरे से अकेले फाइट करो, मैं नहीं मानता कि तुम मेरे से जीत सकते हो। शिहाओ भी ये सुन बोलता है, क्यों ना तुम मतलब यहाँ ट्राई कर सकते हो, वैसे भी हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई है नहीं। तो इतने में ही यार बगल से प्रिंसेस यावे की आवाज़ जो थी वो हंसने की आती है और वह बोलती है, बिल्कुल तुम दोनों अगर फाइट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, हम तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हमसे उसका मतलब था यार स्वानकुन से भी, वो भी बंदा यहाँ पे आ चुका था। इतना बोलते ही यावे जो होती है वो केव के अंदर वाले रीजन में चली जाती है ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए। वहीं स्वानकुन भी सेम करता है। और गाइस यो यहाँ पे मतलब अपनी अपीयरेंस यहाँ फिर से मतलब चेंज किया था। वैसे तो यार ये बात नॉवेल में लिखी हुई नहीं है, पर यार यावी और बाकी सब जो थे वे उसे ऑलरेडी देख चुके थे एज अ वांगसी फॉलोवर। तो अभी अगर यो अपना मतलब पहचान जो था वो नहीं छिपाता या फिर चेंज नहीं किया होता तो शायद अब तक मतलब वांग जो यावी थी वो उसको पहचान लेती। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। खैर जो भी था, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इधर फेंग शिनतियान एक कोल्ड लाफ्टर के साथ बोलता है, ठीक है फिर। और अब वो अपने डार्कनेस हेवनली आर्ट और अपने क्लैन का टॉप हेवनली आर्ट जो कि विंड एट्रीब्यूट का था। यार जो उसी क्लैन का नाम विंड क्लैन है वो उसी बस नाम का नहीं है यार, ऑब्वियस सी बात है। उसके क्लैन का नाम विंड पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो पावर उस क्लैन में होगी ना। तो उस क्लैन के पास विंड की पावर थी। और यार जो उसी क्लैन के टॉप जो मतलब आर्ट होती है वो डेफिनेटली मतलब विंड से रिलेटेड होगी। और अभी के लिए जो उसकी दोनों आर्ट थी यार वो मिलकर एक डोमेन क्रिएट कर लेती है। और फिर वॉर्ड में यार काफ़ी सारे फेरोसियस ब्लैक विंड अपीयर होते हैं और मानो आसमान से स्टार्स जो थे मतलब एक एक कर उस विंड के साथ बहते हुए मतलब आ रहे होते हैं। तो भी एक मून लाइट शाइन करती है और प्रिंसेस ये फेंग शिनतियान पे अपना एक अटैक कर देती है। साथ ही यार स्वानकुन भी अपना एक जो था वो फेंग शिनतियान पे अटैक करता है क्योंकि यार जब स्वानकुन खुद को हील कर रहा था तब फेंग शिनतियान ने उस पर अटैक किया था और इस कारण जो उसकी हालत थी वो मतलब बद से बदतर हो गई थी। जिसके कारण गाय जो स्वानकुन था वो भी मतलब फेंग शिनतियान से काफ़ी गुस्सा और नफरत कर रहा था और वो भी मतलब मिलकर फेंग शिनतियान को पहले एलिमिनेट करना चाहता था। क्योंकि यार ये थोड़ा मतलब जो फेंग शिनतियान था बाकी चारों में सबसे मतलब पावरफुल थोड़ा सा कह सकते हैं क्योंकि यार एक तो इसके पास डार्कनेस से मिली आर्ट थी और ऊपर से इसने अपनी फैमिली की जो टॉप मार्शल आर्ट थी जो कि यार किसी एंशिएंट हेवनली आर्ट से कम नहीं है उसको भी इसने मतलब पूरा टॉप लेवल तक कल्टिवेट कर रखा था। तो ऐसे में यार जो फेंग शिनतियान था इन सबसे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो सब मिलकर यार फेंग शिनतियान को सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहते थे। फेंग शिनतियान जो था ये देख गुस्से में बोलता है, तुम सब, मैं जानता था तुम सब मुझ पर अटैक करोगे, इसलिए आज मैं तुम सबको यही मार दूंगा। और वह अपने डार्कनेस विंड डोमेन को गाइज क्योंकि फेंग शिनतियान जो था उसकी दोनों हेवनली आर्ट एक दूसरे से मर्ज हो गई थी। तो अभी के लिए उसका डोमेन था उसके पास दोनों एट्रीब्यूट की पावर होती है, डार्कनेस की भी और विंड की भी। फिलहाल जो डार्कनेस विंड डोमेन होती है यार उसमें इतना अंधेरा होता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही जो आसपास मतलब हेवनली गेल विंड जो मतलब अटैक थी वो तो चली रही होती है, एकदम मानो आंधी टाइप का। सभी जो इधर होते हैं यार सिया वगैरह सब अपने अपने हेवनली आई ओपन कर लेते हैं। सडनली यार स्वानकुन पे डार्कनेस स्पिरिट से अटैक होता है और स्वानकुन एकदम से उस अटैक से खुद को बचाता है, बट स्टिल वो इंजर हो जाता है। वहीं कुछ अजीब डार्कनेस शैडो जो थी वो टाइप की चीज़ मतलब प्रिंसेस चावे से फाइट करने लग जाती है। इधर सिजुआ भी उन जैसी चीज़ों से डील करने लग जाता है। सभी इस डोमेन में यार फेंग शिनतियान के अटैक से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं अब काफ़ी सारे और भी जो डिसाइपल थे आ चुके थे और वो नीचे अंडरग्राउंड केव को देख सकते थे जहाँ पे यार वो मतलब बिल्कुल एक अलग ही सेपरेट प्रीसियस लैंड होती है। तो कई सारे डिसाइपल खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाते
और यार इमॉर्टल दाव बुक या रिसोर्स मतलब स्क्रिप्चर के लालच में नीचे वो आने लगते हैं। पर वहाँ पे आते ही वो फेंग शेंगतियान के डार्कनेस विंड डोमेन और सीजा और स्वानकुन इनके अटैक के आफ्टर इफेक्ट में जब था वो एकदम से यार निपट जाते हैं। इवन उन्हें चिल्लाने तक का मौका नहीं मिलता। ऊपर खड़े अब और भी जो डिसाइपल थे काफ़ी हैरान हो जाते हैं। पर जैसे यार इनमें से कुछ और डिसाइपल नीचे जाते हैं उनकी भी जो हालत होती है वो सेम होती है, सभी मारे जाते हैं। इनमें से कुछ डिसाइपल के पास यार लाइफ सिमिल सिंबल भी होती है जो कि एक्टिवेट होते हैं। उन डिसाइपल की यार जो ब्लड एसेंस थी उसको एब्जॉर्ब कर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। इधर अब तो ऊपर भी इधर यार अब तो ऊपर के जो बाकी डिसाइपल होते हैं सबकी यार फटके जार हो गई थी, क्योंकि नीचे डेफिनेटली काफ़ी खतरनाक बैटल चल रहा था, जिनके कारण ये सब जो डिसाइपल थे वो बस मारे गए थे। और जो भी नीचे जा रहा था वो मारे जा रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि यार फिलहाल फेंग शेंगतियान से कौन जो है वो उससे फाइट कर रहा है, आखिर इन दोनों में कौन इनमें से जीतेगा। सभी ये जानने को काफ़ी उत्सुक भी थे, क्योंकि ऑब्वियसली यार के फेंग शेंगतियान था वो काफ़ी पावरफुल था। तो वहीं इधर हमें नीचे दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जो ये स्मॉल वर्ल्ड है वो काफ़ी बड़ी होती है, और यहाँ पे यार कई सारे एंशियंट ट्री भी होते हैं। सभी लोग स्वानकुन हो या वो सीहाओ फेंग शेंगतियान ये सब इसी फॉरेस्ट एरिया में फाइट कर रहे होते हैं। साथ ही यार सभी अपना जो था एक गार्ड ऑन रखते हैं। यहाँ पे फेंग शेंगतियान फिर से अपना एक अटैक लॉन्च करता है सीहाओ पर जो सीहाओ होता है इस बार फिर से अपना सिर्फ दाउड इनकार्नेशन टेक्निक को यूज करता है, और इस बार जो वायर वॉइड होती है उसमें 6 बड़े बड़े मतलब ब्लैक होल अपीयर होते हैं। और वो फेंग शेंगतियान के सारे जो मतलब ब्लैक गेल विंड अटैक होता है उसको अपने अंदर उस मतलब ब्लैक होल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फेंग शेंगतियान का जो सारा अटैक था एकदम से मतलब बेकार हो जाता है। वही सीहाओ इसी के फ़ायदा उठाते हुए एक फिक्स्ड अटैक फेंग शेंगतियान को दे मारता है। फेंग शेंगतियान कुछ स्टेप पीछे हट जाता है और उसकी जो थी यार मतलब एक आर्म काफ़ी डैमेज हो जाती है, खून तो आने लगता है। इधर वो चारों एकदम से इंटेंस बैटल कर रहे होते हैं। तभी यार एक स्ट्रिक ऑफ लाइट शाइन करती है और वो एक डिवाइन मेडिसिन होती है जो कि काफ़ी जल्दी उनके नज़रों के सामने से अंडरग्राउंड अर्थ में स्केप कर जाती है। वहीं उन्हें थोड़ी दूर पर एक और जो था वो पुल देखने को मिलता है जहाँ से क्या स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। सीजा सोचता कि यार कहीं ये सर कटा कॉप्स यही तो दफन नहीं था। उतने में ये प्रिंसेस यावी सबको पहले मतलब फेंग शेंगतियान को मारने का सजेस्ट करती है। शिजुआ भी हाँ करता है, स्वानकुन भी रेडी होता है। सभी अब एक साथ मिलकर फेंग शेंगतियान को ख़त्म करने का देखते हैं। पर तभी उस पुल से यार इमॉर्टल एनर्जी की जो थोड़ी बहुत मिस्ट होती है या फिर कहूँ तो एसेंस वो रिलीज होती है। ये देख यार याविये हो सीहाओ स्वानकुन सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यार मे भी उस पुल के में अंदर जो था वो कोई डैमेज इमॉर्टल आर्टिफैक्ट हो सकता था, और अगर वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यार वो पूरे इमेजरेबल हेवन का नंबर 1 सुप्रीम ट्रेजर बन सकता था, क्योंकि जो यार 9 फिनिक्स फर्नेस भी थी वो काफ़ी रेयर थी पर वो भी डैमेज थी। और अगर उसके कंपेरेबल भी कोई ट्रेजर या वेपन उस पुल में हुआ तो डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ी बात थी इन चारों के लिए। इसलिए अब वो उस पुल की तरफ काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ते हैं। वहीं इधर स्वानकुन भी शिवा पर अटैक कर देता है, कि यार हालांकि वो इंजर था पर शिवा जो था वो एकदम से उससे आगे निकल जाता है, जिस कारण जो यार मतलब स्वानकुन था वो उससे पीछे से अटैक कर देता है। पर इसके बदले शिजो भी अपने 6 ब्लैक होल जो कि उसने अपनी 6 दौड़ इनकार्नेशन टेक्निक से बनाया था उस पर से मतलब उससे यार वो स्वानकुन पर अटैक करता है। इवन स्वानकुन भी मतलब काफ़ी खून की उल्टी करते हुए काफ़ी पीछे हट जाता है। ऑलरेडी वो पहले से काफ़ी सीरियसली इंजर भी था। वो तो शुक्र इस बात का था कि यार उसने 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट कर रखी थी, जिसके कारण वो अब तक जिंदा भी बच पाया था, वरना वो तो कब का मारा जाता। इधर यावी और फेंग शेंगतियान आपस में लड़ रहे होते हैं। फिलहाल के लिए उस मैजिकल आर्टिफैक्ट और वेपन जो भी उस पुल के अंदर था उसे पाने के लिए चारों जो होते हैं वो एक दूसरे में काफ़ी ताबड़तोड़ जो था फाइट कर रहे होते हैं। वहीं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा मतलब थोड़ा क्लोज में होते हैं कि जैसे ये सब अपने अपने अटैक को लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आसपास ही थे, जो इनके अटैक होती है वो एक दूसरे से कोलाइड कर जाती है और फिर आसमान में यार काफ़ी भयंकर सा कोलिजन होता है और 4 लाइट पिलर शूट होती है। काफ़ी भयंकर लेवल की क्योटिक शॉकवेव जो थी प्रोड्यूस होती है। बाकी के लोग जो केव के ऊपर खड़े होते हैं उनकी तो हालत ख़राब हो गई थी ये सब मतलब शॉकवेव और एनर्जी को मतलब फील कर और देख कर। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो नीचे जाकर मतलब देखे भी क्या चल क्या रहा है, क्योंकि यार इस जैसे अटैक में तो उनका एक बार भी नहीं बचता। फिलहाल इधर अब जैसे ही वो चारों एक साथ पुल में अपना हाथ डालते हैं या कहूँ तो यार उसे टच करते हैं, उनको यार ऐसा फील होता है जैसे कि यार उन्होंने हेल के दरवाजा को मतलब छू लिया हो। उनकी तो रोंगटे तक खड़ी हो जाती है। इस लेवल का क्योटिक एनर्जी उन्हें फील होता है कि चारों पीछे हट जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यार उस पुल के अंदर नीचे आके है क्या जो कि इस तरह की एनर्जी रिलीज कर सकती है, वो भी इतनी टेरिफाइंग। पर तभी वो चारों एक दूसरे से केयरफुल होते हुए थोड़ा सा मतलब उस पुल के नज़दीक जाते हैं और अपने अपने हेवनली आई से देखने की कोशिश करते हैं। पर पुल के नीचे उन्हें कुछ साफ से दिखता नहीं, क्योंकि अब वहाँ पर काफ़ी क्योटिक एनर्जी फैल रखी थी।
हालांकि यार मतलब थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ वहाँ पे हल्का सा ही शैडो टाइप दिखाई देता है, जो कि एक बीस्ट की शायद लग रही थी। सभी ये देख काफ़ी शौक और हैरान हो जाते हैं और अब तो उन्हें गूज़बम्प्स आने लगते हैं, क्योंकि अगर ये कोई बीस्ट हुआ तो डेफिनेटली ये वो लास्ट ग्रेट एरा का कोई काफ़ी टेरिफाइंग बीस्ट होगा। पर तभी प्रिंसेस यावियो को वो शैडो थोड़ा सा क्लियर दिखाई देता है और फिर सभी देख मतलब पाते हैं कि वो कोई और बीस्ट नहीं बल्कि एक बटरफ्लाई थी। मतलब उस जैसा ही कोई उसकी शैडो जो थी मतलब वहाँ दिखाई देती है। सभी देख पाते कि वो कोई बीस्ट नहीं बल्कि एक बटरफ्लाई है। मतलब यार उस जैसा ही कोई उसकी शैडो होती है। वैसे क्या बटरफ्लाई कोई बीस्ट तो नहीं, पर हाँ वो भी मतलब एक इंसेक्ट टाइप बीस्ट ही है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब इंसेक्ट टाइप में तो आती ही है, एक तरह से वही थी। वही सीओ काफ़ी शौक हुआ था क्योंकि यार अभी उसके बॉडी में एक रिएक्शन होती है जो कि उसे कॉल्ड्रन के अंदर से आ रही थी। और यार उस कॉल्ड्रन में सीओ के एम्पर बटरफ्लाई मतलब डीप स्लीप में होती है। और मानो अब वो उस पूल के अंदर जो बटरफ्लाई होती है उसको सेंस कर चुकी थी और उसके कारण उसको मतलब जो एम्पर बटरफ्लाई थी वो थोड़ा सा कुछ रिएक्ट कर रही होती है और वो मानो रिवाइव हो रही होती है। अपने डीप स्लीप से वो जाग रही थी। चीज़ों जरा ये तक समझ जाता है कि यार हो ना हो इस पूल में जो बटरफ्लाई है शायद वो भी कोई एंशिएंट टाइम की एम्पर बटरफ्लाई रही होगी और मे भी शायद ये दोनों मतलब सेम क्लैन से ही हो सकती है। तभी यार पुल के नीचे कुछ हलचल होती है और वह क्योटिक मिस्ट अब हटने लगती है। सभी यार साफ साफ देख सकते थे कि नीचे सच में एक एंशिएंट बटरफ्लाई है। सभी ये देख काफ़ी शौक हो जाते हैं। पर कुछ देर बाद सभी ध्यान से देखते हैं कि वो एंशिएंट बटरफ्लाई ऑलरेडी मर चुकी है और वो इमॉर्टल ऑरा इसी की डेड बॉडी से रिलीज हो रही थी। हालांकि इसकी बॉडी डेड है पर फिर भी वो इमॉर्टल मिस्ट काफ़ी वैल्यूएबल थी। साथ ही यार वो एक एंशिएंट एम्पर बटरफ्लाई की डेड बॉडी है तो वो भी किसी सुप्रीम टेरर से कम नहीं थी। इधर स्वान कुन, प्रिंसेस याओजे, फेंसिंग तियान, इन सब की आंखों में तो यार मतलब मानो साइन कर रही हो, क्योंकि यार उस चीज़ के लिए ये सब मानो कभी भी एक दूसरे पर टूट पड़े। तभी सीओ की जो एम्पर बटरफ्लाई थी वो भी मतलब रिवाइव हो जाती है और वो मतलब यार अपने डीप स्लीप से जाग चुकी थी और वो भी इस चीज़ को सेंस कर चुकी थी और वो सेंस कर काफ़ी खुश भी होती है और सीओ को ऐसा मतलब वो रिएक्शन देती है क्योंकि यार उसके ऐसा ही कोई एम्पर बटरफ्लाई शायद नीचे होगा। तभी जो यार स्वानकुन था वो डीप वॉइस में बोलता है, अगर नीचे कोई इम्मॉर्टल ट्रेजर हुआ उस बटरफ्लाई के बॉडी के अंदर तो हम उसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो वहीं जब जो प्रिंसेस याओजे होती है वो सीओ की तरफ एक फ्रेंड स्माइल देते हुए उसे पूछती है तो सीओ बोलता है ऑफकोर्स इससे हम तीनों फेयर वे में मतलब शेयर करेंगे। इधर ये सुनते ही जो फेंग से इंतजार था उसका शक्ल बन जाता है और ऑलरेडी वो अपने अटैक प्रिपेयर करने लगता है क्योंकि यार वो उन तीनों ने मतलब ऑलरेडी उसे अपने अंदर शामिल नहीं किया था। इसका मतलब यही था कि वो कभी भी इस पर अटैक कर सकते हैं। वैसे भी क्या जो फेंग शिनत्यान था वो इनसे पहले ही मतलब भिड़ चुका था। वहीं ये फेंग शिनत्यान था सबसे पहले अटैक करते हुए आगे बढ़ता है क्योंकि अगर वो इनका वेट करता तो वरना ऑलरेडी काफ़ी देर हो जाती। इधर ये देख जो सीजा होता है अपना 6 टावर इनकार्नेशन टेक्निक यूज करता है और जो उसके 6 ब्लैक होल थी मानो यार 6 डिफरेंट टेक्निक उसमें अपीयर होती है, जिसमें से कि एक में यार एक टाइम रिवर की क्यूटिक पावर होती है, तो दूसरे में इनकार्नेशन टेक्निक, तो तीसरे में लाइटनिंग अटैक। सीजा तो इस बार यार फेंग शिनत्यान को दूसरा मौका नहीं देना चाहता था जिंदा बचने का। वहीं याओये और स्वानकुन भी मतलब बिल्कुल अपने पावरफुल अटैक जो थे उस पर करते हैं, अपने अपने हेवनली आर्ट को यूज करते हैं। तो वहीं जो फेंग शिनत्यान था इनके अटैक से फिर से मतलब हार जाता है और वो खून की उल्टी करते हुए कहीं पीछे हट जाता है। इस बार वो सच में काफ़ी बुरी तरह से इंजर हो चुका था। बदले में यार उसने भी अपने डार्कनेस हेवनली गेल बिन अटैक तो की होती है पर इन तीनों के सामने वो टिक नहीं पाता। और गाइस यहाँ पे तो यार मैं भी थोड़ा सा मतलब उब गया हूँ यार। ये मतलब राइटर पता नहीं इस फाइट को कब बस फालतू में ही लमड़ाया जा रहा है यार। इतने अटैक में तो उसे कब का मर जाना चाहिए था, पर यार क्या ही कर सकते हैं, राइटर उसे फिलहाल अभी जिंदा रखना चाहता है। खैर जैसे ही वो सब उस बटरफ्लाई के काफ़ी नज़दीक पहुंचते ही हैं तभी उनके पीछे से काफ़ी पावरफुल ऑरा सेंस होती है और उन सभी को यार एक कोल्ड लाफ्टर मतलब सुनने को मिलता है। और क्या जो सीहा यारी और स्वानकुनी तीनों जो होते हैं वो इस ऑरा का फील कर समझ चुके थे कि यार यहाँ पे जो जो भी बंदा है या जो भी मतलब फिलहाल कोई अननोन पर्सन अपीयर हुआ है वो उन तीनों से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। फिलहाल जो उन तीनों की एक्सप्रेशन होती है वो काफ़ी ग्रेव हो चुकी थी। तो वहीं अब मिस्ट जो होती है वो थोड़ी और क्लियर होती है और वहाँ पे उन्हें सामने मतलब उधर वहाँ पे उन्हें यार एक मिडिल एज मैन दिखाई देता है और वो आते ही बोलता है 6 टावर का टेक्निक ये अभी भी इस वर्ल्ड में है। उसके टोन से ये साफ पता चल रहा था कि यार ये जो भी बंदा था वो सीहा को 6 टावर का टेक्निक यूज करता देख मतलब उसे पसंद नहीं आया था। वही उस पर्सन को देख जो फेंग शिनत्यान था वो तो यार एक साथ मतलब खुश और सरप्राइज होते हुए बोलता है 6th अंकल। उसने भी ये नहीं सोचा था कि यार उसके 6th अंकल यहाँ होंगे। वहीं उधर उल्टा सीहाओ यावे और स्वानकुन उनका तो एकदम से शक्ल ही उतर जाता है। और गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 6th अंकल के बारे में जो था वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यार ये बंदा पहले उतना अपने क्लैन में आउटस्टैंडिंग नहीं हुआ करता था पर यार ये करीबन 500 सालों तक मतलब कल्टिवेट करने के बाद ये काफ़ी पावरफुल बन गया था और अब जो इसकी स्टेटस विंड क्लैन में है वो मतलब एक
विंड लॉर्ड की तरह है, मतलब उसके विंड लॉर्ड की टाइटल मिली है। और यार इसके क्लैन में मतलब विंड लॉर्ड का टाइटल मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है। और यहाँ पे यार जो उसकी कल्टिवेशन लेवल है इसके बारे में बताया नहीं गया है, बस ये फिलहाल इन सब से कहीं पावरफुल है, जिसने कि 500 साल तक मतलब कल्टिवेट की है। और गाइस यही इसका जो नाम है वो फेंग झाओ है। और यार कुछ टाइम पहले ही जो विंड क्लैन के ओल्ड एंसेस्टर थे, जब उनको पता चलता है कि एक बंदा 3000 पॉबलियन से और वो मतलब यहाँ इम्जरल हेवन में आ रहा है और वो सी क्लैन से बिलोंग करता है, वही गाइस स्टोन क्लैन से, और उसका टाइटल जो उसका नेम टाइटल है वो सी है। तो उन्होंने इस विंड लॉर्ड को ऑर्डर दिया था ताकि वो सुझाव को या जो भी बंदा फिलहाल सी क्लैन से या फिर जो भी स्टोन क्लैन से उसको सप्रेस करने के लिए। फिलहाल अब स्टोरी यहाँ पे आते हैं। फिलहाल इधर जो फेंगशन था वो काफ़ी खुश था कि यार उसके 6th अंकल यहाँ पे आ चुके हैं और अब वो सेफ था। वहीं वो उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आए। तो 6th अंकल उसका रिप्लाई करता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से कल्टिवेशन में था और अब रिसेंटली बाहर आया हूँ, तो थोड़ा सा घूमने के लिए निकल पड़ा और तुम्हारे वॉरशिप पे छिपकर मैं यहाँ पे आ गया। ये सुनिए और सुझाव स्वानकुन यावये सभी काफ़ी शौक हो चुके थे, क्योंकि अकेडमी के एल्डर से बच के यहाँ तक आ जाना ये सच में कोई मामूली बात नहीं थी। जो फेंगजाओ होता है यार वो स्वानकुन और यावये से बोलता है, तुम दोनों सच में काफ़ी टैलेंटेड जीनियस हो और अगर तुम्हें कुछ और 100 साल मिल जाए कल्टिवेशन के लिए तो डेफिनेटली तुम सब काफ़ी टॉप एक्सपर्ट बन सकते हो। ये सुन यार यावये और स्वानकुन दोनों काफ़ी केयरफुल हो जाते हैं, क्योंकि यार वो जानते थे कि जो फेंग झाओ है वो जितना काम दिख रहा है और बता रहा है या बातें कर रहा है, उसकी इंटेंशन जो है वो उतनी साफ नहीं है और वो इन्हें छोड़ने वाला नहीं है फिलहाल। और वो तो इन्हें मतलब ऐसे नहीं छोड़ने वाला। फिलहाल जाविया भी भले ही यार एक एंशियंट क्लैन से थी, पर वो भी मतलब काफ़ी केयरफुल रहती है। वही स्वानकुन जो था यार वो मतलब फेंग जाओ से बोलता है, आपका इंटेंशन क्या है, क्योंकि उन सब ने मिलकर फेंग चिंतियान को पीटा था, तब वो थोड़ा तो यार ऑब्वियस बात है कि वो सब जानते थे कि जो फेंग जाओ है वो उन सबको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। वही जो फेंग जाओ होता है एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोलता है, कुछ नहीं, तुम सब तो यार हमारे इनविजिबल हेवन के पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। मैं भला तुम्हें कुछ कैसे कर सकता हूँ, पर अब तुम सब ने मेरे बारे में जान लिया है और ये बात जो थी वो अकेडमी के एडल्टों को पता नहीं चलनी चाहिए। इसलिए तुम सब के पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम लोग खुद मार लो या तो मेरे साथ चलो। ये सुन जो यार स्वानकुन और यावे था उन दोनों का एक्सप्रेशन एकदम से अगली हो जाता है, क्योंकि फेंग जाओ जो था उसके साथ जाना मत यार, वो इन्हें मारेगा तो नहीं पर वो मरने से कहीं कम भी नहीं होगा। मतलब क्या ही बोलूँ यार, वो इनके बॉडी को रिसर्च करना चाहता था ताकि वो इनके हेवनली आर्ट और इनके दाव को कंप्लेंट करके और फिर इन्हें मतलब बुरी तरह से टॉर्चर करके मतलब रखना चाह रहा था। तो यार ऐसे जीने से तो बेटर होगा कि वो मर जाए। वहीं उसी के बाद जो फेंग जाओ होता है उसकी नज़र सुझाव पे जाती है और वो सुझाव को देख बोलता है, मैं 6 दौड़ इनकार्नेशन टेक्निक यूज करने वाले से काफ़ी नफरत करता हूँ और अब तुमसे ही मैं स्टार्ट करूँगा, टेंशन मत लो, तुम सबको मैं अच्छे से नर्चर करूँगा, जब तुम्हारी सारी टेक्निक और दाव को मैं कंप्लेंट कर लूँगा। ये सुन यार याविया का एक्सपीरियंस काफ़ी अगले में आता है, क्योंकि यार वो एक एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करती थी, तो उसने कुछ र्यूमर सुन रखा था इस फेंग जाओ के बारे में कि यार ये कैसा बंदा है, ये काफ़ी इविल बंदा है जो कि कई सारे इविल आर्ट को भी मतलब प्रैक्टिस करता है। और उसमें सबसे फेमस उसकी एक इविल आर्ट है जिसे कि यार वो यूज कर ऐसे टैलेंटेड कल्टिवेटर को मानो जिंदा ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देता था, जो बाद में उसका ऑर्डर को फॉलो करते थे, या सिंपल कहूँ तो गाइस वो एक उसको लिविंग पपेट में मतलब ऐसे चेंज कर देता था। ऐसे में यार अगर शिजाओ पहले मारा गया तो फिर स्वानकुन की बारी आएगी और फिर याओ की बारी। इसलिए यार जो याओ थी वो अब भी मतलब वो अब यार फेंग जाओ को थोड़ा सा मतलब अपना रेपुटेशन दिखाते हुए उसे बोलती है कि अंकल फेंग जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपको नहीं लगता कि अगर एक साथ इतने सारे टैलेंटेड पर्सन जिन्होंने कि 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की है वो मारे जाएंगे, तो पूरे 9 हेवन और 10 अर्थ के लिए कितना बड़ा लॉस होगा और फ्यूचर में डेफिनेटली ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वही हमें फ्यूचर में तो उन आउटसाइडर के से भी फाइट करना है। यावे यहाँ खुद को एक एंशिएंट क्लैन से मतलब बिलोंग कर देती है, तो उसे लगा था कि शायद उसकी बातों को जो फेंग जाओ था वो मतलब मान लेगा उसके फैमिली बैकग्राउंड को देख कर। पर जो फेंग जाओ होता है वो काफ़ी जोर से हंसते हुए बोलता है, भला इन सब से मेरा क्या करना, भला इन सब से मेरा क्या लेना देना, और वैसे भी उन फॉरेन क्रिएचर से हमारा ये वर्ल्ड है वैसे ही बचने नहीं वाला, चाहे हम कितनी नाकाम कोशिश क्यों ना कर लें। एट द एंड सबकी जो एंडिंग है वैसे ही होगी जैसा कि लास्ट ग्रेट इरा का हुआ था। और ऐसे में भला दुनिया के बारे में सोचने से तो अच्छा है खुद के बारे में सोचो। और तुम सब यंगा जनरेशन के काफ़ी टॉप मस्ट जीनियस हो, तुम सबका तो मैं डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूँगा अपना पपेट बनाकर, और तुम सब उन फॉरेन क्रिएचर से लड़ने के बजाय मेरी प्रोटेक्शन करोगे। फिलहाल ये सुनकर जो था वो मतलब बोलता है, यू ओल्ड बास्टर्ड, तुम्हें कोई शर्म नाम की चीज़ भी है या नहीं। वहीं अवे बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लगता हेवन के प्रकोप से,
ये सुन जो फेंग जाओ था वो हंसते हुए बोलता है, क्योंकि यार उसे कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे सबसे पावरफुल तो वही था और जब चाहे वो इन तीनों को मार सकता था। तो वो सोचता कि यार ये बच्चे मतलब मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, इसलिए वो और भी केयरफुल मतलब रहता है और वो बोलता है, कौन सा प्रकोप, कैसा प्रकोप, तुम लोगों को लगता है कि मतलब मैं हमेशा डरता हूँ और वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, बुलाओ अपने हेवनली रैथ को, कहाँ है वो, आके मुझे डिस्ट्रॉय करके दिखाए। फिलहाल वो सीहाओ इन सबको यार काफ़ी मतलब ह्यूमिलेट करता है, उनका मजाक बनाता है। तभी यार पुल के नीचे कुछ हलचल होती है। ये देख फेंगजाओ थोड़ा सा केयरफुल हो जाता है, क्योंकि यार उस पुल के नीचे वो एंशियंट बटरफ्लाई की डेड बॉडी होती है। और फेंगजाओ सोचता है कि यार क्या वो डेड बटरफ्लाई अभी तक जिंदा होगी। शिया जो था उस पुल के नीचे मतलब जो फेंगजाओ था उसको चेक करने को बोलता है। फिलहाल शिया कुछ नहीं बोलता और पुल के नीचे नज़दीक चला जाता है। वही फेंगजाओ भी केयरफुल था कि अगर शिया ने कुछ भी मतलब छेड़ छाड़ करने की कोशिश की तो वो तुरंत ही उसे मार देगा। पर इतने में यार पुल के अंदर से जो वो एंशियंट बटरफ्लाई होती जो कि मर चुकी थी, वो उड़ते हुए काफ़ी स्पीड में आती है और फेंगजाओ की मतलब रिस्ट पे अटैक कर देती है। और वो इतना फास्ट थी कि यार फेंगजाओ भी कुछ स्टेप पीछे हट जाता है। वहीं उसके कलाई से मतलब ब्लड आने लगता है। इधर ये देख जो फेंगजाओ था वो दर्द में चिल्लाता है और वो समझ नहीं आता कि यार वो डेड एंशियंट बटरफ्लाई वो उस पर अटैक कैसे कर सकती है। वही जो फेंगजाओ की ब्रोकन आर्म होती है और जो रिस्ट होती है वापस मतलब रीग्रो हो जाती है, क्योंकि यार उसके लेवल पे मतलब मसल्स और बोन को रीग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं अब वो मतलब फेंगजाओ था तो काफ़ी उसका मतलब एक्सप्रेशन गरीब होता है, काफ़ी पीछे हट जाता है और बस जो देख बोलता है, बस एक डेड बटरफ्लाई और मुझे तुम इससे मारना चाहते हो, लगता है तुम्हें हमारे बीच के गैप का अंदाजा नहीं है। वहीं आकर जो उसमें सीधा होता है, क्योंकि यार जो उसके एम्पर बटरफ्लाई थी उसके कारण गाइज उसने मतलब थोड़ी सी अपने विल पावर से जो वो डेड बटरफ्लाई थी एंशियंट बटरफ्लाई, वो उसके साथ कुछ रिएक्शन मतलब सीधा बना चुका था और शायद उसके जो एम्पर बटरफ्लाई थी इसमें हेल्प कर रही थी, जिसके कारण गाइज जो मतलब वो एंशियंट बटरफ्लाई थी वो जाकर फेंगजाओ से मतलब अटैक कर दी थी। वहीं यार जब वो बटरफ्लाई होती है वो वापस से जब फेंगजाओ से कोलाइड करती है, जो उसकी स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं उसके विंग्स के मूवमेंट से आसपास की जो स्पेस थी वो भी फट जाती है। इवन उसके आसपास इमॉर्टल एनर्जी भी देखने को मिल सकती थी। और गाइस जो एंशियंट बटरफ्लाई थी यार वो मतलब पास्ट में जरूर काफ़ी पावरफुल रही होगी, इवन फेंगजाओ से भी काफ़ी ऊपर लेवल की रही होगी, तभी जाकर यार ऑब्वियस बात है ये इतना मतलब पावरफुल एनर्जी अटैक कर पा रही थी। तो जो फेंगजाओ था उस बटरफ्लाई से कई सारे अटैक एक्सचेंज करता है, पर थोड़ी देर बाद जो फेंगजाओ था दर्द में चिल्लाने लगता है, क्योंकि उस बटरफ्लाई की डिकेइंग ऑरा जो होती है वो फेंगजाओ के बॉडी पे भी मतलब फेंगजाओ के बॉडी को भी अपनाना स्टार्ट कर देती है। और फेंगजाओ को यार यकीन नहीं होता कि आखिर वो कैसे ऐसे मर सकता है। खैर इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, जो उसकी पूरी बॉडी होती है वो डीके होकर एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। इवन उसकी प्राइमोरल स्पीड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो यहीं मारा जाता है। वहीं जो वो एंशियंट बटरफ्लाई थी वापस यार पूल के नीचे चली जाती है। इधर प्रिंसेस जावी और स्वानकुन दोनों के दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यार थोड़े टाइम पहले ही जो फेंगजाओ अपनी पावर के दम पे इतना उड़ रहा था ऐसे ही मारा गया। वहीं इधर फेंगशिन तियान वो तो मानो सदमे में जा चुका था। उसकी माइंड फिलहाल के लिए कि उसमें होती है, अभी के लिए यार मानो वो सच में सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको खो चुका था। वहीं जो शीजा होता है अब फेंगशिन तियान के पास बढ़ता है ताकि वो इसे अब मतलब फिनिश ही कर दे। वहीं इस बीच शीजा जो था उसके अलावा किसी को नहीं पता होता है कि यार इस टाइम पे जो उसकी एम्पर बटरफ्लाई थी वो उस पुल के नीचे एंटर कर जाती है उस एंटर बटरफ्लाई के पास। खैर इधर जो शीजा होता है अपने 6 डॉल इनकार्नेशन टेक्निक को यूज कर एकदम से किलिंग इंटेंट के साथ फेंगशिन तियान पर अटैक करता है। और इस बार फाइनली जो फेंगशिन तियान था वो शीजा के अटैक से मतलब बच नहीं पाता। उसकी बॉडी के बीचों बीच एक बड़ा सा होल क्रिएट हो जाता है और उसकी बॉडी वहीं क्रम्बल करना स्टार्ट करती है। वहीं फेंगशिन तियान हमारे ब्लैंक होते देखते ही रह जाता है, पर तभी एक बोन सिंबल जो था वहाँ से निकलता है और भागने लगती है। शिया इसे देख समझ चुका था कि यार ये क्या चीज़ है, वो वही लाइफ सेविंग सिंबल थी। शिया तुरंत ही अपना एक लाइटनिंग पावर से एक लाइटनिंग बर्ड क्रिएचर जो था उसको मतलब ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जिसे कि स्वानी कहा जाता है, और उस बर्ड से मतलब उस लाइफ सिंबल को डिस्ट्रॉय करने को देखता है। पर जो सिंबल होती है वो जो बाकी सारे डिसाइपल को जो सिंबल मिली थी लाइफ सिंबल उससे थोड़ी काफ़ी स्ट्रेंज होती है, क्योंकि यार जो सिंबल थी वो शिया के इस अटैक को मतलब ब्लॉक करते हुए यहाँ से मतलब स्केप करने ही वाली होती है। पर इतने में ही एक मून लाइट अटैक जो थी वो शाइन करती है और प्रिंसेस चावियो भी मतलब अपने एक अटैक करती है और मानो उस लाइफ सिंबल को थोड़ा सा वो स्लो कर देती है। वहीं यार स्वानकुन भी अपना एक अटैक करता है। शिया भी था वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने 6 डाउन इनकार्नेशन टेक्निक की जो 6 ब्लैक होल अटैक होती है उसको यूज करते हैं और उस लाइफ सिंबल को बाइंड कर उसका एकदम से मानो पाउडर बना देता है। फाइनली जो फेंगशिन तियान था उसका जो मतलब चैप्टर था यहीं फिनिश हो जाता है, साथ ही जो उसका 6th अंकल था विंड लॉर्ड उसका भी। खैर इधर यावी और स्वानकुन वो तो दोनों यार शिहाओ को मतलब देख अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब स्तब्ध और शॉक हो चुके थे। लिटरली शिहाओ ने यार एक ऐसी चीज़ को मार दिया था जिसने कि 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की थी
और जब ये बात किसी को पता चलेगी तो डेफिनेटली सारे लोग शॉक होने वाले हैं। वहीं शिवा बोलता है कि यार क्या ये फंक्शन क्या सच में इतना कमज़ोर था कि मेरे हाथों मारा गया? क्या इसने अपनी इमॉर्टल एनर्जी खुद कल्टिवेट नहीं की थी? क्या ये किसी के ट्रेजर और रिसोर्स की हेल्प से उसने मतलब ऑब्टेन किया था? या फिर मेरे जो 6 दावर इनकार्नेशन टेक्निक है वही इतना पावरफुल है कि फंक्शन त्यान मारा गया? खैर इधर चीज़ों जो था ऐसे ही मतलब खुद में बड़बड़ा रहा होता है। तो वहीं बगल में प्रिंसेस चावी और स्वानकुन जब ये सुनते थे यार वो ऐसे मतलब डिसबिलीव डिसबिलीव वाले एक्सप्रेशन शिजाओ को मतलब भौचक्के होकर देखते ही रह जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, जो शिजाओ ने अभी वो कांड किया वो लिटरली अगर ये बात जब किसी को पता चलेगी तो उन बंदों का रिएक्शन क्या ही होगा। क्योंकि यार शिजाओ ने लिटरली एक बंदे को मार दिया है, फिनिश कर दिया है, जिसने कि यार 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की थी। ये काफ़ी बड़ी बात है। और यही नहीं, इवन यार वहाँ पे तो मतलब जो विंड क्लैन था उसके टॉप यंग जिनको शिजाओ ने मारा है। और इवन विंड क्लैन का एक एल्डर भी मारे गए हैं, विंड लॉर्ड। और जब ये बात लिटरली यार विंड क्लैन वालों को पता चलेगी तो पता नहीं क्या ही तो रिएक्शन होने वाला है। और मतलब उन तीनों को पता था कि यार अगर विंड क्लैन को ये बात पता चलती है तो सबसे पहले मतलब शक जो जाएगा वो याविये, स्वानकुन और शिवा पे ही डाउट वो करेंगे। और फिर उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए यार वो तीनों जो थे फिलहाल मतलब डिसाइड करते कुछ छुप ही रहेंगे और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वहीं जो यार मतलब याविये होती है वो विंड लॉर्ड के बारे में बात करती है। और तो मतलब स्वानकुन बोलता है कि यार वैसे भी जो ये मतलब विंड लॉर्ड है यहाँ पे कैसे आया, कब आया, किसी को नहीं पता है, ना कोई जानता भी है। तो यार फिलहाल अगर हम यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो किसी को कुछ पता भी चलने वाला। ये सुनकर जो शिजाओ था वो स्वानकुन के एक्सप्रेशन से काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड होता है। खैर इधर इनकी चिट चैट चली रही होती है कि उतने में ही पुल के मतलब अंदर से जो वो डिकेइंग बटरफ्लाई की बॉडी होती है वो पुल के ऊपर मतलब अपीयर होती है। और जो उसकी बॉडी थी अब वो काफ़ी मतलब फास्ट रेट से जल्दी जल्दी डिके होकर गायब होने लग जाती है। इवन उसके आसपास जो इमॉर्टल एनर्जी भी थी वो भी धीरे धीरे कर वैनिश होने लगती है। फिलहाल इसे देख जो याविये और स्वानकुन थे वो दोनों काफ़ी निराश हो जाते हैं। क्योंकि यार उन्हें जैसा लगा था कि उसके अंदर शायद कुछ इमॉर्टल ट्रेजर से या फिर मतलब दाव से मिल सकती है, वैसा कुछ नहीं होता। उल्टा उस एंशिएंट बटरफ्लाई की जो बॉडी थी अब वो मतलब सर्कल गायब होते जा रही थी। ये देख जो याविये और स्वानकुन थे दोनों ही यार इस केव के डेप्थ रीजन में चले जाते हैं ताकि वो बाकी की अपॉर्चुनिटी को ध्यान मतलब ढूंढ सके, या मतलब क्या पता कि उन्हें आगे कुछ और दाव बुक्स या कुछ ट्रेजर मिल सके। कम से कम उन लोगों ने एक डिवाइन मेडिसिन तो यहाँ देखा ही था स्टार्टिंग में आते हुए। तो वहीं जो इधर शिजा होता है वो चुपचाप मतलब यहीं पे खड़ा होता है क्योंकि उसे पता था कि जो उसकी एम्पर बटरफ्लाई है उस एंशिएंट बटरफ्लाई के बॉडी के अंदर है और वो उसके ऑरा को एब्जॉर्ब कर रही है। पर तभी वहाँ पे यार एक गोल्डन ब्लड अपीयर होता है और एम्पर बटरफ्लाई जो होती है वो शिजा को अपने डिवाइन विल से बताती है कि मुझे अपने एंसेस्टर से उनकी इनहेरिटेंस मिल गई है और बाकी सारी जो बची हुई इमॉर्टल एनर्जी थी उसको मैंने ऑब्जॉर्व कर लिया है। पर इस गोल्डन ब्लड को ऑब्जॉर्व करने के बाद ही मतलब जो है वो मैं अपना पूरा इनहेरिटेंस कंप्लीट कर पाऊंगी। और इसे कंप्लीट करने में मुझे तो अब टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं वापस मतलब डीप स्लीप में जाने वाली हूँ। शिजा अभी सोचता है कि यार अभी भी तो जिसकी एम्पर बटरफ्लाई थी वो मतलब जगी थी और अब फिर से वो डीप स्लीप में जाना चाहती है। खैर वो उसके लिए काफ़ी खुश भी था कि यार अब जब उसकी एम्पर बटरफ्लाई जब वेकअप करेगी तो डेफिनेटली वो एक ट्रू एम्पर बटरफ्लाई में इवॉल्व हो चुकी होगी और इस बार जो उसकी पावर होगी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगी। फिलहाल शिजा भी अब वहाँ से इनर डेप्थ रीजन के लिए निकल जाता है क्योंकि वो भी यहाँ पे यार ट्रेजर्स और इमॉर्टल दाव और स्क्रिप्चर्स के लिए तो आया था। खैर इस गेम में यार कई सारे एंशिएंट बिल्डिंग होते हैं पर सभी लोग जो यार यहाँ पे शिजा होता है वो आते ही लगभग सारे बिल्डिंग को मतलब छान मारता है। पर उसे यहाँ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूबल जो आइटम थी वो नहीं मिलती, सभी वहाँ पे खाली ही होते हैं। बस कुछ डेड बॉडी यहाँ के अलावा कोई जो थी वैल्यूबल आइटम नहीं होती। शिजा उसी के बाद यार केव के सेंट्रल रीजन में जाता है। यहाँ पे आते ही शिजा देख सकता था कि यार जो यहाँ के रीजन है मतलब बाकी सारे रीजन से काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे कई सारे पेड़ की लताएं जो होती है एकदम फैली होती है। जब शिजा इस प्लेस के अंदर एंटर करता है तो यार यहाँ पे उसे कुछ विस्प ऑफ क्योटिक एनर्जी फील होती है। वही शिजा को यार मतलब देख सोचता है कि यार लिटरली ये प्लेस मतलब सच में थोड़ा अलग है। उधर शिजा जो था जैसे इस प्लेस में एंटर करता है तो उसे यार यहाँ पे याविये और स्वानकुन की भी मतलब ऑरा फील होती है और वो उन्हें देख पाता है जो कि फिलहाल के लिए अभी एक डिवाइन मेडिसिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यार उस डिवाइन मेडिसिन का जो नाम था वो फ्लेम लीफ ऑर्चिड होता है। और जैसा कि यार दाव बुक में इसके बारे में लिखा हुआ था कि इसके पत्तों में मानो जो थी फ्लेम के समान जल रही होती है और ये पूरी तरह से मतलब स्कारलेट रेड कलर की थी। पर जो डिवाइन मेडिसिन थी काफ़ी ज़्यादा मतलब फास्ट होती है। एक जैसे डिवाइन मेडिसिन जो कि यार थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस डेवलप कर लेते हैं उन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। ये यार भागने में काफ़ी एक्सपर्ट होती हैं। फिलहाल जो याविये और स्वानकुन थे यार दोनों मतलब इसे हाथ धो के पीछे पड़ गए थे पकड़ने के लिए और वो पागलों की तरह से पकड़े जा रहे थे। बट लिटरली गाय जो वो मतलब डिवाइन मेडिसिन थी उन्हें हर बार चकमा देकर मतलब भाग जाती थी, मतलब छिप जाती थी। वही शिजा भी फ्लेम लीफ ऑर्चिड को मतलब पकड़ने का एक ट्राई करता है पर श्योर इनफ यार ये भी मतलब जो था वो डिवाइन मेडिसिन इसके भी हाथ नहीं आता और ये वो अर्थ में काफ़ी स्पीड में गायब हो जाती हैं।
और यार लिटरली कुछ ही देर बाद जो मतलब वो फ्लेम और सी डिवाइन मेडिसिन थी वो वापस से अपीयर होती है और मानो यार वो सिया और बाकियों को मतलब खुद मतलब प्रोवोक कर रही हो। पर तभी जो यार सिया होता है जहाँ से उसे एक फेमिलियर ऑरा सेंस होती है और यार ये जो ऑरा थी वो उसी सर कटे कॉप्स का होता है। सिया तो यार ये सेंस कर समझ चुका था कि शायद ये जो प्लेस है वो उसी कॉप्स का होगा और शायद जो ये डिवाइन मेडिसिन है वो मतलब इन्हें यहाँ बिजी रखना चाहती है ताकि इस बीच वो सर कटा कॉप्स यहाँ पे आकर इनकी बैंड बजा दें। वही जो सिया होता है उसको सामने में एक अल्टार देखने को मिलती है और उस अल्टार के पास यार उसे कई सारे मतलब केसेस देखने को मिलते हैं। केस गाइस यानी कि बोलो तो जेड बॉक्स जिसमें कि कुछ आइटम जो था वो स्टोर कर रखी जाती है। पर जब सिया उस अल्टार के पास पहुंचता है तो वहाँ पे ज़्यादातर जो ऑलरेडी मतलब सामान था वो डस्ट पार्टिकल में मतलब चेंज हो जाती है क्योंकि यार वो न जाने कई लाखों सालों से मतलब पड़ी थी और अब वो धूल में मिल जाती है। वही सिया को वहाँ पे एक ऐसा जेड बॉक्स देखने को मिलता है जो थोड़ा अलग लग रहा था और जब सिया उसे ओपन करता है तो वो खाली होता है पर उसके अंदर एक की का शेप बना होता है और इसे देख जो था सिया समझ जाता है कि यार पहले ज़रूरी इस बॉक्स के अंदर कोई जो था मतलब चाबी रखा होगा पर अब वो यहाँ पे नहीं है। वही अब अपने सिया होता है हेवनली आई से इस अल्टार को वापस मतलब चेक करता है और देखता है कि शायद यहाँ पे कुछ मतलब उसे एक्स्ट्रा चीज़ या फिर कुछ ऐसा एबनॉर्मल चीज़ मिल जाए। पर तभी जो कहीं सिया होता है वो मतलब जो अल्टार था जो कि काफ़ी एंशिएंट पुरानी लकड़ी होती है उस पर कई सारे क्रैक भी होते हैं और वही जब सिया होता है उस अल्टार को हटाकर उसके नीचे मतलब देखना चाहता था कि आखिर क्या कहीं उसके नीचे कोई ट्रेजर तो छिपा नहीं है या फिर दफन नहीं है। तो यार सिया होता है वो काफ़ी मतलब मशक्क़त कर मतलब काफ़ी पावर लगाकर उस अल्टार को मूव करने की कोशिश करता है और यार कितनी मतलब मशक्क़त करने के बाद अपना खून पसीना एक करने के बाद वो सिया होता है उस अल्टार को थोड़ा सा मतलब उस अल्टार को हटा देता है। हटाने में मतलब सफल रहता है और तभी जो सिया होता है एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि यार हटाते वक्त उस अल्टार पे कुछ और भी क्रैक्स आ गए थे और उसी क्रैक के थ्रू सिया को यार नीचे में एक वाइट स्पार्कलिंग बोन की दिखाई देती है यानी उसे वही चाबी मतलब एक देखने को मिलती है। ये देख जो गाइस सिया होता है सच में काफ़ी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि हो ना वो शायद जो मतलब चाबी थी वो वही मतलब की थी जो कि उस जेड बॉक्स से मतलब गायब थी। तो खैर गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार टेक केयर एंड गुड बाय।